दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के आप भी 90% से ज्यादा नंबर आसानी से ला सकते हो। बिल्कुल अजीब तरीका होने वाला है ये। वीडियो को एंड तक देख लेना और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट सूचनाओं के साथ साथ टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम से एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 के लिए आज हम बताने वाले हैं कि बचे हुए समय में अभी भी आप बच्चों 90% से ज्यादा नंबर आराम से ला सकते हो अगर आप लाना चाहते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि वो टॉपिक, सिर्फ इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लोगे, सिर्फ इन टॉपिक्स को अगर आप पकड़ के चलोगे तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में छपते ही छपते हैं, चमकते ही चमकते हैं। बस इन टॉपिक्स पर आप अपना फोकस करो। 24 फरवरी से आपके एग्जाम है, 12 मार्च तक। ठीक है, 24 फरवरी से 12 मार्च तक आपके एग्जाम है। सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं। भैया हिंदी में गद्य साहित्य का इतिहास, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाएंगे। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, 5 गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 काव्य साहित्य के इतिहास से। उन प्रश्नों को पक्का कर लो, 10 नंबर। गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या आपको करनी आनी चाहिए। नहीं भी आती तो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम तो हर चैप्टर का पता होना चाहिए। और एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा ये जो पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश या कोई कविता का अंश दिया हुआ है, ये हमारे कौन से चैप्टर से है और इसके कवि या फिर लेखक कौन है। अगर आपको इतना पता होगा तो आप संदर्भ सही लिखोगे और व्याख्या तो आप बच्चों कर ही लेते हो। आपको पैसेज मिलता है, वहीं पर आप अपने शब्दों में घुमाकर भी अपनी बात को लिख सकते हो। व्याख्या में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 30 नंबर हो गए। इसके बाद जीवन परिचय आप तैयार करते हो। जीवन परिचय मोस्ट सिलेक्टेड आप तैयार करिए और इस जीवन परिचय में ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। बस हर लेखक और कवि की 2 से 3 रचनाएं आप ध्यान रखो और 2 मुख्य कवि जो आते ही आते हैं। मान लीजिए जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, कोई भी लेखक, तुलसीदास है, रसखान है, जो भी आपके सिलेबस में हो, एक कवि एक लेखक का आपको लिखना होता है। तो एक कवि एक लेखक को पकड़ो भैया और उन्हीं का जीवन परिचय अच्छे से तैयार करो। 2 तैयार कर लो, आपके आ जाएंगे। हो सके तो 3 भी अगर आप तैयार कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय के बाद भैया संस्कृत के अनुवाद वाला सेक्शन आप पक्का कर लेना, वहां से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद रस छंद अलंकार 2-2-2, 6 नंबर का रस छंद अलंकार आता है। लक्षण, परिभाषा और उदाहरण, करुण रस और हास्य रस तैयार करेंगे। श्रृंगार रस भी आप देख सकते हैं। दोहा, सोरठा, रोला तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद छंदों में आप क्या तैयार करेंगे, सॉरी अलंकार में आप क्या तैयार करेंगे, श्लेष, अनुप्रास और यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन अलंकारों को तैयार कर लो, इन्हीं में से आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। भैया एक आपको पत्र लिखना होता है। एक पत्र लिखना होता है जो आपको अपने गली मोहल्ले में भैया कूड़ा ज्यादा फैल गया है तो उसका निपटारा कराने के लिए आप अपने प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखते हैं। या फिर क्या करते हैं आपकी आपके क्षेत्र में बिजली कट होने की समस्या है, उसके लिए पत्र लिखते हैं। बैंक में लोन के लिए पत्र लिखते हैं। तो 2 से 3 पत्र अच्छे से तैयार करो, उन्हीं की प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं की जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो फिर चीजें आसान होती चली जाएंगी। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपका काम आसान होता जाएगा। एक निबंध लिखने की प्रैक्टिस कर लो। निबंध 6 से 7 पेज का होगा तो बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। 6 से 7 पेज का निबंध, तेजी से निबंध लिखना सीखो। राइटिंग एक बार कॉम्प्रोमाइज भी होगी तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर राइटिंग आपकी खराब भी है। हिंदी का पेपर यहां पे समाप्त हो जाता है बच्चों। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में हम जानते हैं सबसे पहले, इंग्लिश में एक सबसे पहले पैसेज दिया होगा, उसके नीचे के आंसर। ये काम आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी और समझनी नहीं आती है तो बच्चों आप अभी इंग्लिश को पढ़ने और समझने का प्रयास करो और अपने टीचर से आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो। जरा सा इग्नोर करिए इस बैकग्राउंड नॉइस को, ठीक है, इग्नोर कर देना इस बैकग्राउंड नॉइस को बच्चों। वाहन जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे। सेंट्रल आइडिया 2 से 3 हर साल वही आते हैं। सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया वही आते हैं, उनको आपको तैयार करना है। इसके बाद बात आती है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में आपको एक स्टोरी मिलती है। ट्रांसलेशन आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश जरूर करना। ये मत करना कि आप ट्रांसलेशन छोड़ आओ, आप कोशिश करो। बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस आप नहीं बना पाते हो हिंदी से अंग्रेजी में, फिर भी आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अपनी पूरी कोशिश से स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी बात आती है प्रश्नों की। कौन से प्रश्न आते हैं
यहां पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, कंपैरेटिव और कुछ ग्रामर के प्रश्न आते हैं। उनके अगर आपको नियम पता होंगे तो आप कर देंगे, नियम नहीं भी पता है तो भी बच्चों छोड़कर मत आना। अगर आप छोड़ोगे तो नंबर पूरे कटेंगे, आप नहीं छोड़ोगे तो आपको नंबर कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। तो अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बड़ी ट्रिक आपको बता रहा हूं, अपने चैनल पर किसी ने ये नहीं बताई होगी। ये उन बच्चों के लिए भी काम करेगी जिनकी तैयारी अच्छे से है और रिवीजन उनका होना बाकी है, और ये ट्रिक उनके लिए भी काम करेगी जिनका अभी कुछ भी तैयार नहीं है। सारी बेसिक परिभाषाएं तैयार रखो। क्या होती है बेसिक परिभाषा? संधारित्र क्या है? संधारित्र की परिभाषा आनी चाहिए, उसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। ओम का नियम क्या है? परिभाषा आनी चाहिए, उसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल फैराडे के नियम क्या है। फैराडे के नियमों की परिभाषाएं आपको आनी चाहिए और उनका छोटा छोटा एक्सप्रेशन। डेरिवेशन के चक्कर में आप पढ़ोगे तो सारे डेरिवेशन भूल जाओगे। 2 से 3 से 4 सेलेक्टेड डेरिवेशन आप तैयार करो और उन्हीं पर फोकस करो, उन्हीं का बार बार रिवीजन आपको फिजिक्स में करना है। फिजिक्स में अगर आप इस तरह से आगे बढ़ोगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक की भी मदद ले सकते हो, किसी भी क्वेश्चन बैंक की जो भी आपको अच्छी लगती हो क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक की आप मदद लो और उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ध्यान रखना कि आपको प्रैक्टिस लिखकर करनी है, ना कि आपको सिर्फ उसको पढ़ना है और स्किप करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको लिखकर कोशिश करेंगे। परिभाषा लिखो, फॉर्मूला लिखो, परिभाषा लिखो, फॉर्मूला लिखो, 4 से 5 डेरिवेशन, बस उन्हीं का बार बार आप प्रैक्टिस करो। बाकी सभी बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, चाहे ओम का नियम हो, चाहे बायोसेवर्ट का नियम हो, चाहे फैराडे के नियम हो, चाहे संधारित्र का कोई सूत्र हो, चाहे अक्षीय स्थिति वाला सूत्र हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, चाहे गॉस की प्रमेय हो, चाहे निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र हो। सूत्र अगर पता है, उसमें प्रतीकों के अर्थ पता है, अगर डेरिवेशन नहीं भी आता होगा तो आप खाली सूत्र और प्रतीकों के चिन्ह भी अगर आप लिखते हो तो भी आपको बच्चों नंबर मिलते हैं। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या करना है भैया? बड़ा आता है कि रिएक्शन 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 रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन। सिर्फ नेम्ड रिएक्शन नहीं आती है, सिर्फ नेम्ड रिएक्शन यहां पर नहीं आती हैं। ठीक है, क्या आता है और क्या नहीं आता है आप बताएंगे। एक बार फिर से आप इस वॉइस को, जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, इसको इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बड़ी तेज से कोई वाहन यहां पर आ रहा है, इस वॉइस को बच्चों इग्नोर करना और शुरू करते हैं हम अपने केमिस्ट्री का सेक्शन। तो केमिस्ट्री का सेक्शन हम दोस्तों, केमिस्ट्री में आप नेम्ड रिएक्शन तो तैयार करेंगे ही करेंगे, साथ में आप इंपॉर्टेंट सूत्र भी याद करेंगे, चाहे विलियम के मोलरता का सूत्र हो, नॉर्मलता का सूत्र हो, मोल प्रभाज का सूत्र हो। ये 3 सूत्र हमेशा याद रखना है आपको। और अगर आपको सूत्र और इनके प्रतीक चिन्हों के अर्थ पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से लगा पाओगे। मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, इन्हीं पर बच्चों सवाल आता है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में आपको टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, अपोहन, स्कंदन, हार्डी-शुल्जे नियम, छोटे छोटे ये जो जितने भी नियम हैं, इनको पढ़ के अच्छे से आप तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो रासायनिक बल गतिकी वाला चैप्टर है, उसमें आप अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग क्या होता है, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इन सबको आप मेन क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। 2 ही है आपके सिलेबस में, प्रथम कोटि और शून्य कोटि। इसके बाद बात करते हैं, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। सक्रियण ऊर्जा आप एक बार तैयार करके जरूर जाना। सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा किसे कहते हैं, वो आप तैयार करके जरूर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। जब आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले इनऑर्गेनिक में आप डी ब्लॉक की विशेषताएं आपको जरूर तैयार करनी है। डी ब्लॉक की विशेषताएं आप जरूर पढ़ के जाएंगे। पी ब्लॉक में आप ज्यादा ना भी पढ़ें, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न तो आप सभी रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक से, उनको आप पढ़ते चले जाना, लेकिन इंपॉर्टेंट को आपको बार बार पढ़ना है और उसी की लगातार प्रैक्टिस करनी है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आपको मेन रिएक्शंस पता होने चाहिए। फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, अल्कोहल हाइड्रोजन बंध कैसे बनाते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, अल्कोहल का परीक्षण कैसे करते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न आपको। इसी तरह से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको कुछ मुख्य रिएक्शन मिलेंगी, चाहे श्मिट अभिक्रिया हो, चाहे एल्डोल संघनन हो, क्रॉस्ड एल्डोल संघनन हो, कैनी-जारो अभिक्रिया हो। ठीक है, एल्डिहाइड में आपको कैनी-जारो अभिक्रिया मिलती है। तो ये मेन रिएक्शन है। रिएक्शंस भैया, कैनी-जारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस्ड एल्डोल संघनन, श्मिट अभिक्रिया, टिशेन्को अभिक्रिया, ये सारी जो
जो आपको कठिन लगती हैं वही अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी, उन पर ज्यादा फोकस करो। सरल वाली एक बार आप स्किप भी कर दोगे, वुर्ज अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, तो काम चल जाएगा। विलियमसन संश्लेषण वैसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, आप जो जैव अणु वाला चैप्टर है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, आवश्यक अनावश्यक आप तैयार करके जाएंगे। प्रोटीन की संरचना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक आप तैयार करके जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद कोई खास चैप्टर नहीं है, एक आध चैप्टर हो तो हो, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो रिएक्शंस पर आप फोकस करेंगे। जो बेसिक रिएक्शन है उनको दो प्रश्न आते हैं, कैसे बनाएंगे और क्या होता है जब। केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। मान लीजिए अल्कोहल से फिनॉल बनाना है या फिनॉल से बेंजीन बनानी है, तो ऐसी रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करो। किसी भी क्वेश्चन बैंक में पीछे वो रिएक्शंस दी होती है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करना है, वहीं से वो 5 नंबर का प्रश्न आता है। बायोलॉजी पे चलते हैं भैया। बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में आप जानते हैं सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ ही डालेंगे आप। डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ना है आपको, द्विसंकर क्रॉस मेंडल का पढ़ना है, द्विसंकर क्रॉस मेंडल का पढ़ के जाना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़नी है, परिवार नियोजन पढ़ना है, परिवार नियोजन का महत्व पढ़ना है। परिवार नियोजन के महत्व के बाद मैं ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको पढ़ना है लिंग निर्धारण के बारे में, चाहे वो पक्षियों में पूछा जाए चाहे मनुष्यों में पूछ दिया जाए, लिंग निर्धारण का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। लिंग निर्धारण का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पुष्प की संरचना आपको पता होना चाहिए, नर और मादा जनन तंत्र के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, डायग्राम आप बनाएंगे। एक वीडियो में लाने वाला हूं बायो का, जिसमें मैं उन सभी डायग्राम को आपको बताऊंगा जो कि 10th और 12th बायो के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद छोटे प्रश्न जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन है, वो तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक या किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप एक साइड से लेकर एक चैप्टर से सभी चैप्टर तक बार बार उनको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। तो इस तरह से जब आप छोटे क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हो तो बचते हैं आपके पास बड़े प्रश्न, और बड़े प्रश्न की आप प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, जब आपको पता होता है कि हाँ भैया अब हमें केवल इतने ही प्रश्न पढ़ने, इन्हीं को रिवाइज करना, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको बताना, उनकी प्रैक्टिस करनी। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन डालने वाला हूं। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिंदी इंग्लिश हो गया। मैथ का आप जानते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, पहले तो आपको मैथ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले से हमें सवाल बनाने आने चाहिए। अगर मैथ आपको आती है तो भी आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनका रिवीजन करते रहेंगे, तो आपके मैथ में नंबर अच्छे ही आएंगे। जिनको मैथ नहीं आती है तो वो थोड़ा सीखने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करें, उनको लगाने का प्रयास करें और उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो उनके पेपर भर का, एग्जाम भर का अच्छा तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो उससे उनका काम चल जाएगा। घबराने की जरूरत मैथ से नहीं है, जितना ज्यादा रिवीजन उतने अच्छे नंबर। सो उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी मिल गई होगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा की 24 फरवरी से 12 मार्च तक। इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, उसका जवाब दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।